हेलो एवरीवन। प्लांट पैथोलॉजी की क्लास अपनी चल रही थी, उसके अंदर अपने राइस की डिजीज़ पढ़ रहे थे। तो आज बात करेंगे राइस की नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में, जो कि है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। नाम से पता चल रहा है आपको, ब्राउन और स्पॉट मतलब राइस का जो प्लांट होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर के, भूरे कलर के स्पॉट पड़ने को ही क्या बोला जाता है, ब्राउन स्पॉट। ठीक है। और ये डिजीज़ का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है आपकी ये। इस डिजीज़ में से अप्रोक्सीमेट मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके आएगा ही आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स और कौन कौन से होंगे, ड्रेसलेरिया ओराइजी हो गया या फिर बायोपोलेरिस ओराइजी हो गया, एक ही बात है। ठीक है। तो इसकी सेक्सुअल स्टेज कौन सी होगी, कोक्लियोबोलस मियाविनस। तो इसकी सेक्सुअल स्टेज के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, आप इसको याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है मतलब हेलमिंथोस्पोरियम जो राइजी फंगस है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, बंगाल के अंदर बहुत बड़ा अकाल आ गया था। मतलब राइस की बंगाल के अंदर पूरी क्रॉप ख़राब हो गई थी इस डिजीज़ की वजह से 1942 टू 43 के अंदर। तो वहाँ क्या है, भूखमरी आ गई थी क्योंकि राइस की क्रॉप डैमेज हो गई थी पूरी तरह। और वहाँ तो आपको पता है कि ज़्यादातर लोग राइस ही खाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल फेमाइन किसकी वजह से आया था, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की वजह से आया था। और कहाँ आया था, बंगाल के अंदर आया था। और कब आया था, 1942 टू 43। मतलब इससे एक लाइन में से आपके 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के, तो आप इसको नोटिस कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो द फंगस अटैक द क्रॉप फ्रॉम सीडलिंग टू मिल्की स्टेज इन द मेन फील्ड। जो मतलब ये फंगस होती है, ये क्रॉप को सीडलिंग मतलब जब से सीडलिंग जो धान की अपने पता है कि नर्सरी लगाते हैं उस टाइम से लेके और मिल्की स्टेज होती है उस तक ये फील्ड में अटैक कर सकती है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसके सिम्टम्स अपीयर एज माइन्यूट स्पॉट ऑन द कोलियोप्टाइल लीफ ब्लेड, लीफ शीथ एंड ग्लूम्स बीइंग मोस्ट प्रोमिनेंट ऑन द लीफ ब्लेड एंड ग्लूम्स। तो मतलब इसके सिम्टम्स होते हैं वो प्लांट के हर एक पार्ट पे पड़ सकते हैं। कोलियोप्टाइल से जिसको आप बोलते हो प्रांकुर चोल, उस पे लीफ ब्लेड पे मतलब वो पूरा जो लीफ का पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है, उसके ऊपर, लीफ शीट के ऊपर एंड ग्लूम्स के ऊपर, हर एक जगह अपने को यह डिजीज़ क्या है, अटैक करती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये लीफ ब्लेड और ग्लूम्स को अटैक करती है। ठीक है। द स्पॉट बिकम सिलेंड्रिकल और ओवल। जो इसके स्पॉट होंगे वो या तो गोलाकार होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक है। डार्क ब्राउन कलर के होंगे, जो कि इस डिजीज़ का नाम ही है ब्राउन स्पॉट। ठीक है। विद येलो हेलो लेटर, जो कि बाद में थोड़े थोड़े येलो कलर के होंगे, बिकमिंग सर्कुलर और गोलाकार बन जाते हैं। ठीक है। सेवरल स्पॉट कोलास एंड द लीफ ड्राइज अप। मतलब जो स्पॉट पड़ते हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, आपस में मिलके और पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं, जिससे लीफ क्या है, सूख जाती है। ठीक है। द सीडलिंग डाई एंड अफेक्टेड नर्सरीज कैन बी ओफन रिकोगनाइज फ्रॉम ए डिस्टेंस बाय स्कोर्स्ड अपीयरेंस। ये लाइन देखिए आप, जो इसकी सीडलिंग होती है वो क्या है कि मतलब ऊपर ही अपने बात की थी कि इसकी पत्तियां और वो मुरझा जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो इसकी सीडलिंग है वो डैमेज होगी। तो अपने अगर डिस्टेंस से देखेंगे, मतलब थोड़ी दूरी पर अगर जाके देखेंगे, तो पूरा जो फील्ड होता है वो अपने को दूर से जला हुआ सा, मुरझाया हुआ सा दिखेगा। ठीक है। डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट आल्सो अपीयर ऑन ग्लूम्स लीडिंग टू ग्रेन डिस्कलरेशन। इसके जो डार्क ब्राउन और या फिर ब्लैक कलर के जो स्पॉट होते हैं वो ग्लूम्स पे भी देखने को मिलेंगे, जो दाने के ऊपर का जो छिलका सा होता है ना, उसके ऊपर। और फिर बाद में क्या होता है कि जिससे क्या होता है, जो ग्रेन होगा, जो दाना बनेगा, वो अपना जो ओरिजिनल कलर है वो खो देगा। ठीक है। इन इट काजेज फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन, जिससे क्या है, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, सीडलिंग मोर्टेलिटी, जो सीडलिंग होती है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड रिड्यूस द ग्रेन क्वालिटी एंड वेट। और उससे आपको पता ही है कि जो ग्रेन की क्वालिटी होगी और जो वेट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिजीज़ लग चुकी है। अभी हमने इसके फ़ोटो से भी देख
देखिए, ये देखिए कैसे पत्ती के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बने हुए हैं ब्राउन कलर के। तो ये स्पॉट क्या होगा, धीरे धीरे बड़े साइज़ के हो जाएंगे और बड़े साइज़ के होके पूरे पत्ती को कवर कर लेंगे, जिससे अपने को पत्ती जो होती है वो जली हुई सी दिखेगी, या फिर पूरी मतलब एक टाइप से पत्ती की डेथ ही हो जाती है। और ये पूरे मतलब पौधे पे देखने को मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि पत्ती पे ही होगा, दाने पे भी हो सकता है। मतलब क्रॉप की हर एक स्टेज पे ये डिजीज़ लगती है और आपको पहचानना आना चाहिए। इस तरह आप अगर फील्ड में जाके देखो तो अगर इस तरह का आपको सिम्टम दिख रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी फेवरेबल कंडीशंस। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो डिजीज़ को आगे फेवर करेगी, जो डिजीज़ होने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, टेम्परेचर इसका 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब लगभग 80 और या फिर 80% से ज़्यादा होती है। लगभग क्रॉप की डिजीज़ इसी कंडीशन को फेवर करती है। यही कंडीशन एक आती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ अटैक करती है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट आपको मैं बता ही चुकी हूँ, एक्सेस डोज ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा डोज है खेत के अंदर तो भी डिजीज़ ज़्यादा फैलती है। इसका डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं अपने। ये देखिए, द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाई इन्फेक्टेड सीड। जो डिजीज़ होती है वो इन्फेक्टेड सीड्स के द्वारा या फिर जो भी मतलब जो पहले के जो पार्ट्स वगैरह पड़े रहते हैं, जो अवशेष होते हैं क्रॉप के, उनसे भी ये आगे फैल सकती है। ठीक है, डिजीज़ इन्फेक्टेड सीड होते हैं वहाँ से आगे ये फैलेगी। ठीक है, तो डिजीज़ पोर जर्मिनेट एंड एंटर द सीडलिंग रूट और कोलियोप्टाइल। जो प्रंकुर चोल होता है, अब ये तो आप देख ही सकते हो, अगर उसका सीड ही अगर डैमेज हो चुका है पूरी तरह तो वो अगर उसके जो फंगस के जो स्पोर्स हैं वो सीड के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और जैसे ही नेक्स्ट सीजन आएगा तो वो उसके अंदर जैसे सीड से ये प्लांट बनेगा न्यू, तो वो अपने आप ही पौधे में एंटर होता रहेगा और पूरे पौधे को ख़राब करता चला जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या है कि जो प्रंकुर चोल होता है, जो कोलियोप्टाइल होता है, उसके अंदर एंटर कर जाएगा और उसको डैमेज कर देगा और धीरे धीरे वो क्या है पूरी पौधे की जो सीडलिंग होती है, मतलब जो छोटा पौधा होता है, उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक है, एज द राइस ग्रो स्पोर आर फॉर्म्ड ऑन लीव्स स्पॉट। जैसे जैसे मतलब राइस का पौधा है वो ग्रो करता जाता है तो धीरे धीरे अपने को उसके ऊपर लीफ के ऊपर स्पॉट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द स्पोर जर्मिनेट एंड इन्फेक्ट द प्लांट्स लीव्स और पेनिकल। वो जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होंगे, उनकी ग्रोथ और जर्मिनेशन हो जाएगी और धीरे धीरे वो क्या है प्लांट्स की लीव्स पे, उसके मतलब जो ग्लूम्स होते हैं वहाँ हर जगह फैलने लगता है। ठीक है, ग्रेन बिकम इन्फेक्टेड व्हेन द डिजीज़ डेवलप इन द पेनिकल। और जब पेनिकल के ऊपर जो मतलब वो बाली बनती है वहाँ उस पार्ट पे अगर उसका अटैक हो गया तो ग्रेन भी ऑब्वियस सी बात है कि अफेक्टेड हो जाएगा और जैसे ही वो नेक्स्ट सीजन में जाएगा तो क्रॉप को डैमेज करता रहता है। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके इन्फेक्टेड सीड एंड स्टबल आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ, जो सीड और जो भूसी होगी वहाँ से प्राइमरी इन्फेक्शन होगा। द कोनिडिया प्रेजेंट ऑन इन्फेक्टेड ग्रेन एंड माइसीलियम इन द इन्फेक्टेड टिश्यू आर विएबल फॉर 2 to 3 ईयर। जो मतलब जो कोनिडिया होते हैं, ठीक है, जो कि स्पोर होते हैं फंगस के, वो जो इन्फेक्टेड ग्रेन होता है उसके ऊपर या फिर उसका जो माइसीलियम है जैसे कवक जाल होता है वो, ठीक है, तो वो 2 से 3 साल तक क्या है विएबल बना रहता है उसके ऊपर, इन्फेक्टेड ग्रेन के ऊपर या फिर भूसी के ऊपर 2 से 3 साल तक बना रहता है। जैसे मतलब न्यू क्रॉप आई तो वो नेक्स्ट में डैमेज कर देगा। ठीक है, एयरबोर्न कोनिडिया इन्फेक्टेड द प्लांट बोथ इन नर्सरी एंड मेन फील्ड। जो कोनिडिया होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, एयर के थ्रू होंगे नर्सरी और मेन फील्ड में। मतलब अगर अटैक हुआ है किसी प्लांट पे तो एयर के थ्रू वो कोनिडिया दूसरे प्लांट पे जाएंगे और वहाँ अटैक कर देंगे। ठीक है, द फंगस आल्सो सर्वाइव्स ऑन कोलेट्रल होस्ट, जैसे लिसेरिया है, एलेक्जेंड्रा हो गया, जैसे कुछ वीड्स होते हैं उनके ऊपर ही है, इकाइनोकोला हो गया, उनके ऊपर ये फंगस आगे सर्वाइव करती रहती है। ठीक है, द ब्राउन स्पॉट फंगस इज नॉर्मली प्रेजेंट इन एरिया विद ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ राइस कल्चर। मतलब ये ब्राउन स्पॉट है फंगस जो कि
मतलब राइस जब से मतलब अपने कल्चर के अंदर आया तब से ये लगती आ रही है इसके ऊपर डिजीज़, ठीक है। एयरबोर्न स्पोर्स दैट आर कैपेबल ऑफ काजिंग इन्फेक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन इन्फेक्टेड डिब्रीज एंड ओल्डर लेसन, ठीक है। जो स्पोर होते हैं एयरबोर्न स्पोर, वो आगे से आगे फैलते जाते हैं एक दूसरे प्लांट के ऊपर और पूरे प्लांट को क्या है डैमेज कर देंगे, ठीक है। इसका मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, फील्ड सैनिटेशन, पता है आपको कि फील्ड का सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई जितनी रखोगी उतनी डिजीज़ कम आएंगी, और जो वीड्स वगैरह होते हैं और इन्फेक्टेड जो डिब्रीज होती है उनको ख़त्म कर देना चाहिए अपनी फील्ड से। और जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है उनका ऑप्टिमम नाइट्रोजन ही अपने को फील्ड में डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो वो डिजीज़ को फेवर करती है, ठीक है। और जो टॉलरेंट और या फिर रेजिस्टेंट वेराइटी है जैसे CO44 भवानी हो गया, इन सब का यूज़ करना चाहिए फील्ड के अंदर। यूज़ डिजीज़ फ्री सीड, और जो मतलब कि सीड जो अपनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनका पहले से ट्रीटमेंट करके फिर ही यूज़ करना चाहिए, और डिजीज़ फ्री होना चाहिए जो सीड अपनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो सीड होता है उसको थायराम और कैप्टान 4 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपने ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नर्सरी होती है उसके अंदर एडिनोफोस 40 ml और मैनकोजेब 80 ग्राम फॉर 20 सेंट नर्सरी। और जो मतलब नर्सरी के अंदर एडिनोफोस और मैनकोजेब का छिड़काव करें जिससे फंगस ख़त्म हो जाएगी जो कि मेन प्लांट्स के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। और स्प्रे द क्रॉप इन द मेन फील्ड विद एडिनोफोस 500 ml और मैनकोजेब 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इस डोज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, मेन क्रॉप में ही है। और जब मतलब जैसे फिर भी अगर अटैक ख़त्म नहीं होता है तो अपने ये 15 दिन के अंतराल पे इस चीज़ को इनको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने इस क्रॉप का मैनेजमेंट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ का, ठीक है। तो ये आपकी ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज़ ख़त्म हो गई। अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी शीत ब्लाइट की। शीत ब्लाइट डिजीज़, शीत जैसे आया है तो आपको नाम से पता चल रहा कि वो ये डिजीज़ क्या है, शीत पे लगेगी, जो प्लांट की शीत होती है उसको डैमेज करेगी, ठीक है। और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, राइजोक्टोनिया सोलेनाई, राइजोक्टोनिया की वजह से होता है, ठीक है। और इसकी सेक्सुअल स्टेज कौन सी होगी, थिनेटोफोरस क्यूक्यूमेरिस। जो थिनेटोफोरस सेक्सुअल स्टेज आपको पता है, जो परफेक्ट स्टेज होती है उसी में उस सेक्सुअल स्टेज को परफेक्ट स्टेज भी बोला जाता है। जो किसी किसी क्रॉप की पूछ लेते हैं तो आप इन सबको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सिम्टम्स। तो द फंगस अफेक्ट द क्रॉप फ्रॉम टिलरिंग टू हेडिंग स्टेज, मतलब जैसे जैसे टिलरिंग स्टेज आती है क्रॉप के अंदर वहाँ से लेके और जैसे हेडिंग स्टेज होती है उस तक ये क्रॉप को क्या है डैमेज करती रहती है ये फंगस, ठीक है। मतलब क्रॉप की जितनी भी स्टेज आएगी हर स्टेज में ये इन्फेक्शन करती है, ठीक है। इनिशियल सिम्टम्स आर नोटिस ऑन लीफ शीट नियर वाटर लेवल, जो मतलब वाटर लेवल होता है मतलब जहाँ पे पानी लगता है उसके ऊपर का जो प्लांट का जो एरिया होता है, जो मतलब कि स्टेम होगा उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसी को शीत बोला जाता है। तो इनिशियल सिम्टम्स अपने को उस शीत पे देखने को मिलेंगे जो प्लांट का नीचे का पार्ट है, और जो वाटर लेवल मतलब कि जो सोइल है जिस पे प्लांट लगा हो जहाँ से प्लांट निकलता है तो वहाँ से ऊपर, और जो प्लांट का नीचे वाला पार्ट है वहाँ उसके ऊपर अपने को इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑन द लीफ शीट ओवल और इलिप्टिकल और इरेगुलर ग्रे स्पॉट आर फाउंड, जो लीफ शीट है उसके ऊपर ओवल या तो गोलाकार होंगे या इलिप्टिकल या फिर इरेगुलर साइज़ के, मतलब कि उनका कोई साइज़ मतलब फिक्स नहीं होगा, मतलब कैसे भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेइश ग्रीन ग्रे कलर के स्पॉट अपने को देखने को मिलेंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और जैसे जैसे वो स्पॉट क्या है इनलार्ज होते जाएंगे, जैसे जैसे मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो वैसे वैसे क्या होगा जो स्पॉट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ जैसे इंक्रीज़ हो गया तो उसका जो सेंटर होगा वो तो ग्रे कलर का हो जाएगा और ये ग्रेइश वाइट कलर का अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और इरेगुलर साइज़ की ब्लैकिश ब्राउन और पर्पल ब्राउन बॉर्डर अपने को इसकी देखने को मिलेगी, मतलब उसका सेंटर तो ग्रे होगा
और जो मतलब जो आउटर एरिया होता है उसका वो ब्लैकिश ब्राउन या फिर पर्पल बॉर्डर अपने को देखने को मिलती है उन स्पोर्ट की, ठीक है। लेजेंस ऑन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सटेंड रैपिडली, और जो लेजेंस पड़े होते हैं, जो मतलब कि घाव बोल दो या फिर विक्षत बोल दो उनको, जो प्लांट के ऊपरी भाग पर पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या है बढ़ने लगते हैं, कोलासिंग विद ईच अदर टू कवर इंटायर टिलरी फ्रॉम द वाटर लाइन टू द फ्लैग लीफ। तो वो क्या होंगे धीरे धीरे आपस में मिलके, और जो पौधे की जो शीत होती है और जो टिलर्स होते हैं उन सबको कवर कर लेते हैं, और धीरे धीरे क्या है पत्ती तक पहुंच जाते हैं। मतलब नीचे से स्टार्ट हुई डिजीज़ और वो धीरे धीरे प्लांट के पूरे पार्ट को अफेक्ट करती जाती है और पत्ती तक पहुंच जाती है और पत्ती को भी इन्फेक्ट कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द सेवरल लार्ज लेसन्स ऑन द लीफ शीट यूजुअली काज डेथ ऑफ द होल लीफ। और धीरे धीरे जो मतलब कि स्पॉट पड़े हुए हैं लीफ पे, तो वो धीरे धीरे आपस में मिल के क्या करेंगे कि पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, और जिससे अपने को पत्ती जो है वो मतलब एक तरह से डेड हो जाएगी या फिर पूरी तरह से मुरझा जाती है पत्ती, ठीक है। द इन्फेक्शन एक्सटेंड टू द इनर शीथ रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द एंटायर प्लांट। और अगर मतलब इन्फेक्शन है वो ऊपरी पार्ट तक तो ठीक है सीमित था, लेकिन जैसे जैसे मतलब ज़्यादा फैल रहा है तो वो इनर पार्ट पे भी लग जाएगा, और जो मतलब कि जो स्टेम होता है उसको भी कवर कर लेगा, तो इंटायर जितना भी पार्ट होता है प्लांट का उन सबको डैमेज कर देता है, जिससे प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो मतलब पुराने पौधे हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं इस डिजीज़ के लिए। प्लांट हैविली इन्फेक्टेड इन द अर्ली हेडिंग एंड ग्रेन फिलिंग ग्रोथ। जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन किस टाइम होगा, जब अर्ली हेडिंग होगी, बाली बनेगी जिस टाइम, या फिर जब ग्रेन फिलिंग होता है मतलब दाना बनता है उस टाइम यह डिजीज़ ज़्यादा लगती है। और जैसे मतलब यह डिजीज़ लग गई है पौधे पे, तो ग्रेन फिलिंग पूरी तरह से नहीं होगा, जो दाना बनता है बाली के अंदर वो दाना नहीं बनेगा, और या फिर पार्शियल ग्रेन फिलिंग आप बोल सकते हो सकती है, मतलब कहीं कहीं दाना बनेगा, पूरी तरह से वो दाना नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो दाने की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। अब ये देखिए फ़ोटो में भी आपको बता दें, जैसे ये दिख रहा है मतलब वाटर लेवल के ऊपर का जो पार्ट है, ये जैसे टीलर्स निकले हुए हैं, तो टीलर के जो ऊपर का ये कवर होता है उसी को शीट बोलेंगे। और इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ये पूरा ब्राउन कलर का हो गया है, और इरेगुलर स्पॉट इसके ऊपर देखने को मिल रहे हैं अपने को। और धीरे धीरे ये क्या है पूरे प्लांट को कवर कर रही है, प्लांट को कवर कर लिया है इसने। और एक साइड में जो राइट हैंड साइड की फ़ोटो है उसके अंदर तो देखो अब शीत का दिखाया हुआ है कि कैसे ये शीत पे फैल रही है, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड की फ़ोटो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि है पूरी जो लीफ होती है उसको कैसे कवर कर रहे हैं ये स्पॉट। और धीरे धीरे क्या है ये जैसे छोटे छोटे स्पॉट पड़ेंगे, और जैसे जैसे इनका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा ये पूरी पत्ती को कवर कर लेंगे, जिससे पत्ती अपने को जली हुई सी दिखेगी और एक टाइप से डेथ हो जाती है पत्ती की, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी फेवरेबल कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो डिजीज़ को फेवर करेंगी। 96 to 97% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और टेम्परेचर 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, और हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल के अंदर क्या होगा, जो स्क्लेरोशिया होता है इसका, तो वो सोइल के अंदर सर्वाइव करता है, ठीक है। मतलब जो फंगस का जो स्क्लेरोशिया होता है वो सोइल के अंदर सर्वाइव करेगा। मैच्योर स्क्लेरोशिया एंड ड्रॉप टू द सोइल, और मतलब सोइल में रहेगा। और जो मतलब ये स्क्लेरोशिया होता है वो ड्राई सोइल में, और जो मॉइस्ट सोइल होती है तो उसमें अलग अलग तरह से सर्वाइव कर। जो ड्राई सोइल होती है उसमें तो 2 से 3 साल तक बना रहता है, और जो मॉइस्ट सोइल होगी उसमें 8 से 9 मंथ तक यह जीवित रहता है, ठीक है। द फंगस सर्वाइव इन स्क्लेरोशिया इन द सोइल, सोइल में रहेगा, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ माइसीलियम ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फेक्शन होता जाएगा वैसे वैसे आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये कवक अपना जाल बना रही है और पूरे प्लांट में फैलेगी, ठीक है। द डिजीज स्प्रेड साइडवेज एंड मूव अप द प्लांट, मतलब सोइल में रहेगा और पौधा आपको पता है कि सोइल में ही लगता है, और धीरे धीरे क्या है वह पौधे तक पहुंच जाता है, और पौधे पे जाएगा तो धीरे धीरे अपना पूरा कवक जाल बना लेता है। ओके,
तो नेक्स्ट फिर क्या होगा, यंग स्क्लेरोशिया डेवलप लेसेंस, और जो स्क्लेरोशिया होते हैं वो पौधे के ऊपर फैल जाएंगे और वहाँ पे क्या है सिम्टम शो करना शुरू कर देते हैं। और जो मैच्योर हो जाएंगे स्क्लेरोशिया, तो वो जो पौधा होता है वो कट डाउन होकर नीचे गिर जाएगा पौधे का पार्ट, और वो फिर क्या होगा कि सोइल में चले जाएंगे, और जैसे ही न्यू ग्रोप आती है तो उसको फिर डैमेज कर देते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब देखिए इसका, यहाँ मैं डिजीज साइकिल में मेंशन किया हुआ है मेरे, यहाँ से आप नोट कर लेना कि ड्राई सोइल में तो 20 मंथ्स तक, मतलब 2 to 3 ईयर तक रह सकते हैं, और जो मतलब मॉइस्ट सोइल होती है, जो गीली मृदा होती है नमी वाली, उसके ऊपर 5 से 8 मंथ तक ये रह सकते हैं। ठीक है, और कैसे स्प्रेड होंगी दूसरे प्लांट के ऊपर, इरिगेशन वाटर के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये फंगस फैलती रहती है। और इसका मैनेजमेंट में क्या होगा कि अपने को रेजिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, जैसे मानसरोवर होगा, स्वराउ धान हो गया, पंकज हो गया। ठीक है, तो इस तरह की रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करना चाहिए। अप्लाई ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स, जैसे नीम कैक हो गया, जो कि ऑर्गेनिक है, मतलब वो प्लांट को बहुत अच्छे से फ़ायदा देते हैं, और अपनी जो सोइल होती है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऑर्गेनिक है इसलिए। तो 150 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से FYM हो गया, जैसे फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, जो मतलब गोबर की खाद होती है, उसको 12.5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं। और जो इरिगेशन वाटर होता है उसका फ्लो को रोकना चाहिए, मतलब अगर इन्फेक्टेड फील्ड है तो वहाँ से जो मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ जिस फील्ड में, तो वहाँ से रोकना चाहिए कि वो इन्फेक्टेड फील्ड का वाटर दूसरे फील्ड में नहीं चला जाए, वरना उसके वाटर के साथ जो फंगस होती है वो मूव करेगी और न्यू प्लांट्स पे इन्फेक्शन कर देती है। ठीक है, और डीप प्लोइंग इन समर एंड बर्निंग ऑफ द स्टबल्स, मतलब कि आपको पता है कि ये सॉइल में रहती है फंगस, तो डीप प्लोइंग अगर करेंगे समर मंथ्स में तो इससे क्या होगा, जो इसके स्क्लेरोशिया वगैरह है तो वो ऊपर आ जाते हैं, और जो ज़्यादा धूप रहेगी तो उससे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और जो पौधे के जो अवशेष होते हैं जैसे भूसी वगैरह होगी तो उन सबको जला देना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फंगस के कुछ पार्ट्स प्रेजेंट है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, स्प्रे कार्बेंडाजिम का यूज़ करना चाहिए 500 ग्राम पर केजी के हिसाब से। ठीक है, सोयल एप्लीकेशन ऑफ सुडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ करना चाहिए 2.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से 30 डेज आफ्टर 30 डे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, मतलब जैसे ट्रांसप्लांटिंग की अपने उसके लगभग 1 महीने के बाद अपने को इसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसको अपने FYM के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोलियर स्प्रे करना चाहिए शूडोमोनास फ्लोरेसेंस का 0.2% एट बूट लीफ स्टेज, जब आती है पौधे की तो उस टाइम पे। ठीक है, अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। तो आज अपने राइस की 2 डिजीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।